क्या आप भी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 के अंदर अपीयर हो रहे हैं? क्या आपके अंदर भी ये डाउट है कि हमें पेपर 2 के अंदर राइटिंग कैसे करनी है? आपने अब तक बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी कि ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, आर्गुमेंट कैसे लिखना है। बट अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो कि हमें राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। कंफ्यूज्ड क्यों हो? क्योंकि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो आपका वेलकम है इस चैनल के ऊपर, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। देखो, अगर एक बार आप राइटिंग करना सीख जाओगे ना, तो जो ऐसे है, आर्गुमेंट है, रिपोर्ट है, वो सारी ही चीज़ें आप आसानी से लिख लोगे। तो आज के इस वीडियो को आप खास करके वो बच्चे जो एमसीक्यू बैकग्राउंड से आते हैं, जो सीडीएस बैकग्राउंड से आते हैं और वो चाहते हैं कि पेपर 2 के अंदर अच्छा करें, वो जरूर से देखें। देखो, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम नीरज एंड आई क्लियर दिस एग्जाम 2 टाइम एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इसके पहले यानी कि अभी भी अगर आप देखोगे तो मेरा सीडीएस का एग्जाम क्लियर है और मैं सीडीएस भी देता हूँ। तो सीडीएस भी देता हूँ, सीएपीएफ भी देता हूँ, दोनों एग्जाम क्लियर है। तो आखिर कैसे मैंने अपने सीडीएस की नॉलेज को सीएपीएफ के अंदर ट्रांसफर किया और कैसे एक अच्छी राइटिंग मैंने करी जिसकी वजह से मेरा सीएपीएफ क्लियर हुआ, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपको दूंगा जिससे आपको डेफिनेटली ही हेल्प होगी। तो देखो, बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्या है जब कोई बिगिनर या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि अभी तक सीपीपीएफ एग्जाम को दिया नहीं है, वो जब पेपर 2 को देखता है तो क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट से बात करी है, उनका कहना क्या होता है कि सर हमें एमसीक्यू की हैबिट है, मतलब हमने आज तक केवल एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करी है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, ये नॉलेज आपको बाकी लोगों से आगे रखेगी। कैसे रखेगी अभी मैं समझाऊंगा। तो देखना, इसमें आपकी भी प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से बात करके ही मैंने प्रॉब्लम को डिस्कस करा है और यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जब कोई भी बिगनर होता है जो स्टार्ट करना चाहता है राइटिंग, उसके पास जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि वो एमसीक्यू वाले एग्जाम देता रहता है। उसके पास जो हैबिट होती है वो एमसीक्यू वाली होती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों का जो मैंने देखा है, वो होता है एक्सप्रेशन प्रॉब्लम। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कुछ लोगों से जब मैंने बात करी ना, तो जब कॉल पे मैंने डिस्कस किया, बात किया, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके अंदर नॉलेज है। जब मैंने उनसे पूछा किसी चीज़ के बारे में, उन्होंने मुझे बता दिया। लेकिन क्या है कि कहते हैं सर मेरे पास नॉलेज तो है, मैं जानता तो हूँ इसके बारे में, लेकिन इसको लिखना कैसे है, लिख नहीं पाता हूँ। तो यानी कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो आप चीज़ें लिख रहे हो ना, आप किस वे में लिखो कि आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो आपके वर्ड है, वो मीनिंगफुल सेंस दे और आपकी राइटिंग अच्छी हो, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और ये प्रॉब्लम भी काफ़ी एस्पायरेंट को है। पहला एमसीक्यू हैबिट, दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम। एक्सप्रेशन प्रॉब्लम मतलब कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लिख करके। फिर आता है फियर ऑफ इंग्लिश। ये तो बहुत ही लोगों का डाउट था, बहुत ही लोगों का ये डर था। उनका कहना ये था कि सर क्या इंग्लिश आनी ज़रूरी है? मुझे तो इंग्लिश आती नहीं उतनी अच्छे तरीके से, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट लिख सकता हूँ? क्योंकि ऐसे में तो मैं हिंदी लिख दूंगा, लेकिन क्या आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट के अंदर इंग्लिश अच्छी नहीं लिखूंगा तो फेल हो जाऊंगा क्या? इसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से शेयर करी, फियर ऑफ इंग्लिश की। फिर आता है नो राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये प्रॉब्लम भी ना बहुत सारे लोगों की थी। कुछ लोगों का कहना यह था कि सर हमने एमसीक्यू हैबिट के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी अच्छा कर लिया है, फियर ऑफ इंग्लिश भी खत्म कर लिया है। और ये वो बच्चे थे जिन्होंने एक दो बार सीएपीएफ दे रखा है। उनके पास क्या प्रॉब्लम थी? उनको लगता है कि सर मुझे आता है, लेकिन मैं जब लिखने बैठता हूं ना तो मन करता है कि मत लिखो, क्योंकि आता तो है, अब क्यों ही लिखूं। मेरे को पता है कि अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आया, जैसे मान लो वुमेन इन आर्म फोर्सेस, ये हमारे पास क्वेश्चन आया, हमें पता है कैसे लिखना है, मैं डायरेक्ट एग्जाम में लिख दूंगा। तो हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। सर इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके भी प्रॉब्लम इनमें से कोई से भी हैं, तो प्लीज़ जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि वीडियो हो सकता है 15-20 मिनट की बने, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि आपको दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं है किसी की भी, कि राइटिंग कैसे करें। अगर आप चाहते हो ऐसे लिखना, आर्गुमेंट लिखना, रिपोर्ट लिखना, और वो कैसे लिखना है, इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो, जहां मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, आर्गुमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी या फिर ग्रामर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की, जो कि हमारा होता है एमसीक्यू हैबिट। देखो अब क्या होता है कि जितने भी सीडीएस एस्पायरेंट है ना,
खास करके उन लोगों को जो कि अभी पहली बार अपीयर होने वाले हैं सीएपीएफ के पेपर 2 में। उनको ये डर होता है कि सर हम एमसीक्यू से आ रहे हैं, हमने आज तक पेपर 2 लिखा नहीं है, तो हम लिखेंगे कैसे। उनके लिए मैं बता देता हूं कि आपको ना ये जो एमसीक्यू है ना, आपकी ने जो पढ़ाई करी है, डेफिनेटली ये आपको पेपर 2 में हेल्प करेगी। कैसे करेगी, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, आप अभी समझ जाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच आर्टिकल डील विद द पंचायती राज, अगर मैं आपसे पूछूं कि विच आर्टिकल डील विद द पंचायती राज, तो आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे सर ये तो पढ़ रखा है हमने कि आर्टिकल 243 जो होता है ना, वो पंचायती राज से डील करता है। अब पंचायती राज क्यों बनाया गया, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप क्या बोलोगे कि सर पावर जो थी ना उनको डिसेंट्रलाइज करना था, ताकि जो पावर है वो हर किसी के पास क्या हो सके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमने आर्टिकल 243 के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करी। बोलोगे बिल्कुल सर यही बात है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब क्या होगा कि मान लो आप एक आर्गुमेंट लिख रहे हो, ठीक है, और उस आर्गुमेंट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात हो रही है, तो आप वहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि आर्टिकल 243 सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को। एंड जैसे ही आपने ये लिखा कि एज पर द आर्टिकल 243, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पावर देता है कि आप क्या कर सकें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर सकें, इसलिए हमें ये करना चाहिए। तो अब क्या हो गया कि जो बात आपने बोली, जो आर्गुमेंट आपने वहां लिखा, उसका आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ भी दे दिया, आपने एक सबूत भी दे दिया, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल एक्यूरेट आपने 243 आर्टिकल का मेंशन भी कर दिया। तो दैट विल इनहेंस योर मार्क्स, ये आपके मार्क्स को डिडक्ट नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। हो क्या सकता है, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बन सकती है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आता हो, बहुत सारे लोग ये सेम पॉइंट लिख के एग्जाम में, लेकिन वो क्या लिख करके आएंगे, वो लिख के आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मिली है, इसलिए हमें ये चीज करनी चाहिए या पावर का बंटवारा होना चाहिए। मान लो किसी ने ये आर्गुमेंट लिखा, लेकिन उसने ये आर्टिकल 243 का मेंशन नहीं किया, तो क्या उसको जो मार्क्स मिलेंगे या जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना सेम, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन किया है जो कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट की बात करता है जो आप वहां पर लिख रहे हो। तो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जो भी स्टूडेंट हैं जो आपके आसपास बैठ के पेपर देंगे, उन सभी के बीच में आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी। एंड जब आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी देन डेफिनेटली यू विल गेट सम हायर मार्क जो भी आपके आसपास है उनसे। अब देखो ये मैंने एक तरीका बताया, लेकिन इसी तरीके को आप फर्दर इम्प्लाई कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करोगे इस चीज को, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कुछ टाइम के बाद। अब आता है एक्सप्रेशन प्रॉब्लम। अभी देखो जिनको भी एमसीक्यू वाले में प्रॉब्लम थी ना, अब थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये आपका एक वेपन है, ठीक है, ये आपको कमजोर नहीं करेगा बल्कि ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब इसको कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो भी फैक्चुअल डाटा है ना, उस फैक्चुअल डेटा का जब भी आप कोई एक आर्गुमेंट, एक लाइन लिखोगे, आपको अगर उस लाइन या आर्गुमेंट के अराउंड कोई भी फैक्चुअल डेटा मिलता है, चाहे वो पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, आप वहां पे पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे आपकी कॉपी बाकी कई सारे लोगों की कॉपी से अलग दिखेगी, और जब कॉपी अलग दिखती है ना तभी नंबर भी अलग आते हैं, वरना जनरलाइज मार्किंग तो होती ही है, सबको सेम नंबर मिलते ही रहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम। देखो एक्सप्रेशन ऑफ पावर या एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्रेशन प्रॉब्लम ये कैसे आती है। देखो यहां पर जब मैंने लोगों से बात करा और जब लोगों से मैंने जानने की कोशिश करी कि उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो प्रॉब्लम मैं आपको सिंपल एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं जो कि आप समझ जाओगे। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, जहां पर क्या होता है कि एक कौवा बहुत ज्यादा प्यासा होता है, फिर उसको दूर एक घड़ा दिखता है जिस घड़े में कुछ पानी होता है। जब वो उसको पीने के लिए जाता है तो पानी बहुत नीचे होता है और उसकी जो चोंच है वो नहीं पहुंच पाती है, तो वो आसपास कंकर देखता है और कंकर को पानी के अंदर डालता है घड़े के अंदर, तो पानी ऊपर आ जाता है। जब पानी ऊपर आता है तो कौवा उस पानी को पीता है एंड पीने के बाद वो सेटिस्फाई होकर उड़ के चला जाता है। तो दैट इज अ लॉजिकल स्टोरी, जहां पर आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्या किया, आपने अपनी बातों को रखा। अब सोचो कि अगर इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से बोलूं कि एक प्यासा कौवा था, उसने पानी पिया और उड़ के चला गया, स्टोरी अनकंप्लीट लग रही है ना। एक तरीके से और मैं लिखूं, मैं ऐसे लिखूं कि एक कौवे ने पानी पिया क्योंकि उसको प्यास लगी थी, उसने घड़े के अंदर क्या किया, कंकर डाले और फिर वो चला गया।
कैसी लग रही है स्टोरी, इनकम्प्लीट लग रही है। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन प्रॉब्लम यही होती है कि आपके पास नॉलेज तो है, सभी को ये कहानी पता है, लेकिन लिखने का तरीका किसका अच्छा है। तो लिखने का तरीका यही होता है कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, ठीक है ना। अगर कोई चीज 1943 में हुई है तो वो सबसे पहले लिखो, फिर 1947 वाली को उसके बाद में लिखो, 1950 को उसके बाद में लिखो। तो जब ऐसे क्रोनोलॉजी में आप चीजों को लिखते हैं ना, तो आपकी जो एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, और जो भी आपके उस चीज को पढ़ता है जो आपने लिखा है उसके अंदर भी एक लॉजिक जाता है, एक लॉजिकल सेंस जाती है, और वो आपकी बातों को कनेक्ट करता रहता है। आपने मूवी देखी है ना, मूवी के अंदर क्या होता है कि एक सीन के बाद एक सीन, फिर उस सीन के बाद अगला सीन आता है। अब लगातार अगर आप मूवी को लास्ट से स्टार्ट कर दो और फिर फर्स्ट पे आओ, कोई सेंस बनाएगा? नहीं बनाएगा। मूवी को बीच से स्टार्ट कर दो, फिर फर्स्ट दिखा दो, फिर लास्ट दिखा दो, कोई सेंस क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। तो जो एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है वो भी यही है कि आप अपनी वर्ड को लिख कहाँ पे रहे हो, जो आप डेटा फैक्ट यूज कर रहे हो, जो आप लाइन पैराग्राफ यूज कर रहे हो, लिख रहे हो, क्या उसको आपने एक्यूरेटली डिजाइन किया है, लिखा है? तो दैट इज द एक्सप्रेशन प्रॉब्लम। जो कि मैंने जो स्टोरी बताई, अगर उस स्टोरी के फ्लो को अगर आप फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली यू विल राइट अ वेरी गुड ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट इन योर सीएपीएफ एग्जाम। फिर आते हैं फियर ऑफ इंग्लिश। अब देखो, कुछ लोगों को लगता है ना कि सर इंग्लिश का फियर है, उनको लगता है कि सर हिंदी में तो चलो मैं ऐसे लिख लूंगा, लेकिन रिपोर्ट आर्गुमेंट कैसे लिखूंगा, वो तो इंग्लिश में ही लिखना होता है। मैं कहता हूं, तुमको किसी ने कहा है क्या कि वहां पे शशि थरूर बननी है? नहीं बनना है भाई। अगर एक दो स्पेलिंग गलत होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करना सही करने की। एक दो स्पेलिंग गलत हो जाती है, बट ट्राई करो बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड यूज करने के लिए। जो आपकी वोकैबलरी है ना, बहुत हाई फाई नहीं यूज करनी। अब ऐसा ही वोकैबलरी मत यूज कर दो जैसे साउथ अफ्रीका का कोच यूज करता है, ग्रोवल करने वाला और पता नहीं क्या क्या, जिसका वर्ड मीनिंग भी हमें ना पता हो और हमें गूगल करना पड़े, है ना। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे वोकैबलरी यूज करने हैं जो कि हमें पता हो, एग्जामिनर को पता हो, जर्नल डिस्कशन में वो यूज होते हैं। वो वोकैबलरी जब आप यूज करोगे ना, तो वो आपके गलत भी नहीं होंगे, सामने वाला समझ भी जाएगा। बस आपको इंग्लिश इतनी लिखनी है कि सामने वाला आपकी बात को समझ जाए, ठीक है। वहां पर बहुत अच्छी इंग्लिश लिख के ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, और ना ही आप बिल्कुल असिस्टेंट कमांडेंट बनने वाले हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंग्लिश का यूज करते हो जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो, एग्जामिनर के लिए कंफर्टेबल हो, देन डेफिनेटली आप एक अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे करोगे पीएसटी एंड पीईटी के अंदर जो भी है, तो उसके अंदर जैसे आप अच्छा करोगे, देन आप असिस्टेंट कमांडेंट भी बन जाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि फियर ऑफ इंग्लिश से डरना नहीं है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे सिंपल सिंपल वोकैब यूज करनी है, छोटी छोटी लाइनें लिखनी है, छोटे छोटे लाइनों को फुल स्टॉप के अंदर ब्रेक करके लिखना है, ताकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, जो आप चीजें लिख रहे हो, वो क्लियर होती रहे और लोगों तक पहुंचती रहे। फिर आती है नो राइटिंग प्रैक्टिस। भैया जिनको लगता है उनको आता है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, अब देखो उनके लिए तो यही है कि आप लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि विदाउट स्टार्ट राइटिंग आप ये नहीं सोच सकते कि आपका पेपर 2 क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर 2 इज द गेम ऑफ राइटिंग। आपको राइटिंग करनी ही है भाई, राइटिंग करो। कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूं। आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं। आप एक दिन में पूरा टेस्ट पेपर लेके मत बैठ जाओ। किसी एक दिन में ऐसे लिखो, किसी एक दिन में रिपोर्ट लिखो, किसी एक दिन में आर्गुमेंट लिखो। मान लो आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आपका मन हट रहा है कि नहीं लिखूंगा, छोड़ो जाने दो, कुछ नहीं, 2 मिनट का ब्रेक लो, जाओ घूमो बाहर, फिर आके उसे कंप्लीट करो। जब अपने माइंड को बोलोगे ना कि आपको लिखना ही है, चाहे पूरा दिन ही क्यों ना लगे, लिखना ही है, तो आप लिखोगे। और आपको आता है सब कंटेंट, आपको अरेंज भी करना आता है, देन डेफिनेटली यार यू कैन राइट अ गुड ऐसे, गुड आर्गुमेंट एंड गुड रिपोर्ट, जो भी आप लिख लोगे। तो जितने भी बिगनर हैं जिनका स्ट्रगल था, आई होप कि मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यू की हैबिट ये आपको एज है आपके लिए। आप लिखेंगे सब, लेकिन आप जब ये पॉइंट डालोगे ना, वो सब नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एमसीक्यू की हैबिट ही खत्म हो गई है। लेकिन आप उस एग्जाम से आ रहे हो जहां पर आपने इतने सारे फैक्ट रटे हैं, इतने सारी चीजें पढ़ी हैं, याद करी हैं, जो आपको हेल्प करेगी ही करेगी। फिर आती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। यहां पर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको एक लॉजिकल सेंस के अंदर स्टोरी लिखनी है। अगर आप एसएसबी गए होंगे तो क्या करते हैं हम वहां पर यही तो लिखते हैं ना कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज पॉजिटिव आउटकम। वही सेम चीज आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। फिर आता है फियर ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, फुल स्टॉप का यूज करो, जिससे कि आपका जो राइटिंग है वो क्लियर थॉट के अंदर एग्जामिनर को समझ में आ जाए।
फिर आती है नो राइटिंग प्रैक्टिस, तो इसके लिए मैंने बताया वो करना ही है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि आप अब क्या कर सकते हो, तो इसके लिए ध्यान रखना कि जो हमारा राइटिंग है ना वो एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है, यह आपको मैं बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, जो भी आप राइटिंग लिखोगे ना, हमेशा ध्यान रखना कि आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखनी है, छोटे छोटे वर्ड का इस्तेमाल करना है और उस वर्ड से आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के लिखने हैं। क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें आप लिखो वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। जो स्टोरी मैंने बताई ना कौवे वाली पानी वाली, वो स्टोरी ध्यान में रखना, वो दिखाती है कि आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो क्लियर है, वो लॉजिकल है। सेम एसएसबी वाला काम यहाँ करना है, लॉजिकल आइडियाज़ लिखनी है, क्लियर थिंकिंग रखनी है। तो इससे आपकी जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो सामने निकल के आएगी और आप एक अच्छा ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट लिख लोगे। फिर आती है क्लैरिटी ऑफ ओवर वोकैबुलरी। अब देखो वही है ना कि वोकैबुलरी के ऊपर आप क्लैरिटी रखो। जैसे मैंने बताया ना, साउथ अफ्रीका के कोच, आपने देखा होगा एक वर्ड अभी वर्ल्ड कप में कुछ वर्ड यूज़ किया था, मैं भूल रहा हूँ। तो उससे पहले उन्होंने ग्लोबल वर्ड यूज़ किया था, जो कि भारत के अंदर यार मोस्टली लोगों को नहीं पता था, सबने गूगल किया जब हम टेस्ट सीरीज हारे थे साउथ अफ्रीका से। तो कहने का मतलब है कि ऐसी वोकैबुलरी मत यूज़ कर दो कि सामने वाला ही कंफ्यूज हो जाए कि इसका मतलब क्या है। आप छोटे छोटे वोकैब यूज़ करो ना। अगर किसी को आप यूज़ ही कर रहे हो, कह रहे हो ग्लोबल कराना है, भाई ग्लोबल कराने का मतलब क्या है कि आप किसी को फोर्सफुली या फिर किसी को बिल्कुल ही डाल दोगे उस गड्ढे के अंदर। तो इस तरीके से डाल दो ना कि आप प्रेशराइज करोगे, ऐसा करोगे, दैट कैन अंडरस्टूड बाय एनीवन। लेकिन ग्लोबल जैसे वर्ड अगर आप यूज करोगे तो फिर तो खत्म, मतलब खत्म नहीं है, सही है, लेकिन इतने हाई फाई वोकैबुलरी नहीं यूज करनी है। आपकी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए वो क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए सबको। तो जब भी आप राइटिंग करोगे तो राइटिंग के लिए क्या कर सकते हो कि सिंपल लैंग्वेज का यूज करोगे, जो कि मैंने आपको बताया। फिर आती है क्लियर थिंकिंग, यानी कि आपको सोचना सही है, मतलब कि एक लॉजिकल पैटर्न के अंदर आपको सोच करके उस चीज़ को लिखना है। एंड देन आपकी वोकैबुलरी के ऊपर थोड़ी सी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप नॉर्मल वाले वोकैबुलरी यूज़ करो और उसको गलत मत यूज़ करो, स्पेलिंग वगैरह सही यूज़ करो, तो आपका पेपर टू डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कि हमें राइटिंग करनी कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप राइटिंग करो ना, तो आप डेली लिखना स्टार्ट करो। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे क्यों ना आप इंटरव्यू दे के आ रहे हो। देखो अगर कोई इंटरव्यू दे के आ रहा है, हेड्स अप टू यू यार, क्योंकि आप लोग इंटरव्यू दे के आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है। तो आपके लिए तो वही है कि अगर मैं आपको क्या बताऊं आपको खुद ही पता है। लेकिन जो लोग पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 के अंदर अपीयर हुए हैं, किसी कारणवश क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उनको पता है कि उनका पेपर 2 अच्छा हुआ था, पेपर 1 के अंदर थोड़ा अच्छा नहीं किया, इसके वजह से क्लियर नहीं हुआ, यार कुछ नहीं, फिर भी आपको लिखना है। आप क्या करोगे, जिनके लिए, देखो ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है, जो कि एमसीक्यू से आ रहे हैं। आपके लिए नहीं है कि आप एक पैराग्राफ लिखो, आप पूरा फुल लिखो यार, आप ऐसे लिखो, आर्गुमेंट लिखो, रिपोर्ट लिखो, लिखो जो लिख सकते हो वो लिखो। अब यहां पर मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो सीडीएस एग्जाम जैसे एग्जाम को देकर के आ रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको डेली 1 पैराग्राफ लिखना है। अब ये 1 पैराग्राफ डेली क्या हो गया, जैसे कि कोई सी भी चीज, आप कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ते हो ना, उस न्यूज आर्टिकल को आप कैसे आर्टिकुलेट करके अपने वर्ड में लिख सकते हो। मान लो ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, अब इसी वॉर के ऊपर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ लिखो, मेरे को बताओ, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। आपको स्टार्ट करने के लिए इसके हिस्ट्री, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ना। आप ये तो बताओगे ना कि 1945 के अराउंड ये दोनों कंट्री दोस्त हुआ करती थी, फिर आपस में लड़ाई होती है, फिर ये दोनों कंट्री अलग अलग होती हैं, फिर इनके अंदर वॉर स्टार्ट होते हैं, पहले कोल्ड वॉर स्टार्ट हुए, फिर अब धीरे धीरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के अब इनके अंदर डायरेक्ट एग्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको पता लगता है, देन उसी चीज़ को आप अपने वर्ड में जब लिखते हो ना, देन यू फाइंड अ वे जिसके ऊपर आप आगे चल सकते हो, है ना। तो आपको एक पैराग्राफ डेली लिखना है। एक पैराग्राफ ये लिखना कैसा है, कोई सा भी एडिटोरियल पढ़ो, उस एडिटोरियल से आपको जो समझ में आता है उसको आप एक पैराग्राफ के अंदर लिख दो। दैट विल डिफाइन एंड दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग एज वेल एज, अगर मैं बात करूं तो आपके जो लॉजिकल थिंकिंग है एंड आइडियाज को अरेंज करना है ना, वो भी आप इससे काफी अच्छे से सीख जाओगे। फिर आता है 10 मिनट प्रैक्टिस। 10 मिनट प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आप एक पैराग्राफ ट्राई करो कि 10 मिनट के अंदर लिख लो, ठीक है। जब आप 10 मिनट के अंदर एक पैराग्राफ को लिखोगे तो इससे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और स्पीड के साथ साथ आप चीजों को अरेंज भी करना सीख जाओगे विद इन द प्रेशर।
इसके अलावा क्या करना है, आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। मतलब ये नहीं कि आपने आज तो मेरे कहने पे लिख लिया लेकिन अगले दिन आप नहीं लिख रहे हो, ये नहीं चलेगा। मैं कहूँ ना कहूँ, कोई कहे ना कहे, दुनिया देखे या ना देखे, आपको आपकी मेहनत खुद दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे। फिर आता है इम्प्रूव ग्रेजुअली। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, एक पैराग्राफ डेली लिखते हो, 10 मिनट की प्रैक्टिस रोज करते हो, कंसिस्टेंसी बनाते हो, तो आपकी इंप्रूवमेंट होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी। एंड इसके साथ साथ एक काम आपको और भी करना है। जैसे मान लो आपको लग गया कि हाँ मैं एक पैराग्राफ से ज़्यादा लिख सकता हूँ, 2 पैराग्राफ से ज़्यादा लिख सकता हूँ, तो आप उसको इंप्रूव भी करो। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा एक पैराग्राफ ही लिखो, आप इंप्रूव भी करो। अगर आप 10 मिनट के अंदर 2 पैराग्राफ लिख पा रहे हो, 3 पैराग्राफ लिख पा रहे हो, लिखो, क्या जाता है। तो लिखने की कोशिश करो और इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप राइटिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ और भी आपके पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने माइंड को बोल के खुद को ट्रेन कर सकते हो। तो ट्रेन योर माइंड टू जनरेट द पॉइंट्स, यानी कि आपके माइंड को आप कैसे ट्रेन कर सकते हो कि वो और भी पॉइंट लेकर के आए। क्योंकि जब आप राइटिंग करते हो ना, राइटिंग करने के टाइम पर आप कई सारे पॉइंट जो है वो भूल जाते हो। उस पॉइंट को आप याद रखो। इसके लिए आप कौन सी टेक्निक, कौन से यूनिक पॉइंट आप यूज कर सकते हो जिससे कि आपको नए नए आइडियाज आए। अब देखो, आइडियाज आने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो आपको करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, वो आपको समझना है। यानी कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन लिखा है ना, उस क्वेश्चन को समझो। कैसे समझोगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि मेरे को बताओ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। अब आप इसमें देखो कि कौन कौन से एंगल यूज हो रहे हैं, आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहला तो ये कि वुमेन के रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, जो कानून बनाती है। यानी कि वुमेन का रोल अब क्या हो जाएगा, लीडरशिप से आएगा ही आएगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन लीडरशिप को दिखाएगी, एंड साथ में वुमेन की अवेयरनेस दिखाएगी कि वो पार्लियामेंट में कानून कैसे बनाती हैं। तो आपने ये मोटा मोटा बोल सकते हो कि आपने समझ लिया ना कि आपको इसमें लिखना क्या है। इसी तरीके से जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन को आपको समझना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, तो यहां पर आपको कीवर्ड पकड़ने हैं, और वो कीवर्ड क्या है, एक तो पार्लियामेंट हो गया, एक वुमेन हो गया, और उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड पार्लियामेंट, ये दो हमारे कीवर्ड हो गए जिनको आपको समझना है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में क्या आएगा, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से सोचो। अब ये सोचने वाला काम कहाँ करना है आपको, ये करना है इन 30 सेकंड के अंदर। यानी कि क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन को समझो, एंड क्वेश्चन को जैसे आपने समझा उसके बाद आप सोचना स्टार्ट करो। आपने कीवर्ड छांट लिए कि हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है और पार्लियामेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन 30 सेकंड के अंदर आपको ये सोचना है कि अच्छा जो मैंने कीवर्ड निकाले हैं वो कीवर्ड के ऊपर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर कोई चीज लिखी नहीं है, ये मेरे माइंड में आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर एक दो पॉइंट मिस भी हो जाए देन कोई बात नहीं, आपको अगर याद आ रहे हैं तो आप उसे जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। अब देखो 30 सेकंड में आप कैसे सोचोगे, 30 सेकंड में आप कुछ इस तरीके से सोचोगे कि सर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आसपास देखते हैं ना कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगेगा, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारे गांव के मुखिया जी जो है ना, उनको बारे में हम देख सकते हैं ना। हमें क्या पता लग सकता है कि हमारे मुखिया कौन है, एक फीमेल है, लेकिन वो तो कभी आती नहीं। उनके बिहाफ पर काम कौन करता है, उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके दादा, उनके दादी, जो भी है, मतलब दादी तो नहीं, लेकिन हाँ जो मेल पर्सनैलिटी है वो उनके ऊपर काम कर रहा है। दूसरा ये है कि जो वुमेन है वो उतनी ज़्यादा लिटरेट नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको कानून के बारे में उतना नहीं पता है। तो एक एजुकेशनल एंगल आ गया, एक सोसाइटल एंगल आ गया, दूसरा इकोनॉमिक एंगल भी आप डाल सकते हो। जैसे कि वुमेन है, वुमेन को घर में उतनी ज़्यादा बोल सकते हो कि फ्रीडम नहीं है कि वो इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए। तो इसके वजह से जो उसका माइंड सेट है वो थोड़ा सा कंस्ट्रेन हो जाता है। तो आगे चल के पार्लियामेंट के अंदर भी वो उतने बड़े बड़े डिसीजन में क्या नहीं कर सकती, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्योंकि घर में जब उसे नहीं बोलने दिया जाता, नहीं बोलती, तो पार्लियामेंट में तो इतने सारे लोग हैं, लगभग 700 लोग हैं, 543 हमारे लोकसभा में है एंड 245 उसमें है। तो इतने सारे लोगों के बीच वो नहीं बोल पाती, तो थोड़ा ये है। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उनके साथ बायसनेस करी जाती है कई बार।
बार, जैसे कि आप पार्लियामेंट के अंदर देखोगे तो कई बार बायसनेस दिखाई जाती है, कई बार चीज़ें जो होती हैं उनके फेवर में नहीं बोली जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम है जो कि वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को दिखाती है। अब देखो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर वहां पर वुमेन रहेगी तो वुमेन क्या है, बच्चों से वेल कनेक्टेड होती है। वुमेन महिलाओं के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानती है, महिलाएं कौन सी प्रॉब्लम फेस करती हैं वुमेन अच्छे तरीके से जानती है। तो वो वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, एक अच्छे न्यूट्रिशन डाइट के लिए, क्योंकि वुमेन का काम ही होता है, बचपन से ही वो यही करती आ रही है कि खाना कैसे बनाना है, कौन सा खाना अच्छा होता है। तो न्यूट्रिशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, घर के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर एक अच्छा कानून, एक अच्छा बिल जो है वो ला सकती है। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे पॉइंट आपने सोच लिए जो कि आपको लिखने हैं, तो इन 30 सेकेंड के अंदर ये आपको सोचना है। अब जैसे आपने इतना सोचा ना, उसमें से आपको 4 से 5 पॉइंट बनाने हैं। अब ये 4 से 5 पॉइंट आप बना के क्या करोगे, उन 4 से 5 पॉइंट को ऐसे बिल्कुल आप नोट डाउन करोगे, और ये आपको करने होते हैं, वरना कई बार ना एग्जाम के प्रेशर में हम भूल जाते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट बनाए थे और क्या क्या लिखना है। फिर जब हम लिखते हैं ना तो 1-2 पॉइंट छूट ही जाते हैं, फिर हमें पता लगता है कि ओह ये तो मुझे आता था लेकिन छूट गया, अब क्या दोबारा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसलिए आप क्या करोगे, 4 से 5 पॉइंट बनाओगे और एक लॉजिकल फ्लो में बनाओगे। आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा और फिर कौन आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जो कि काफी यूपीएससी के एस्पायरेंट यूज करते हैं, मैंने भी यूज किया है और ये आगे भी यूज होगा, ठीक है ना। इसलिए ये एक ऐसा है ना कि जो हर कोई यूज करता है और आप भी इसे कर सकते हो इन 4 से 5 पॉइंट को जनरेट करने के लिए। और इन 4 से 5 पॉइंट को जनरेट करने के लिए जो टेक्निक है वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी होती है पेस्टल टेक्निक। अब पेस्टल टेक्निक क्या कहती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी आप पेस्टल टेक्निक को याद रखोगे ना, तो इसमें आप पेस्टल को कैसे लिखोगे, आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, PES, ठीक है, पेस्टल हो गया ना, पेस्टल। अब यहां पर आपको इस पेस्टल टेक्निक को क्या करना है, हमेशा याद रखना है। अब इस पेस्टल टेक्निक में जो मैंने वोकैबुलरी यूज करी है, वर्ड यूज करे हैं ना, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो, जो इसमें मैंने वोकैबुलरी यूज करी है ना, अब इसमें इस पी का मतलब क्या है, इस पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, ठीक है। इस पी का मतलब क्या होता है, इस पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, यानी कि कोई सा भी पॉइंट, कोई सा भी टॉपिक आएगा ना, आप उसका ये देखना कि क्या आपके पास उसका कोई पॉलिटिकल एंगल है, क्या उसका कोई राजनीतिक पक्ष है, क्या सरकार ने उसके ऊपर कोई कानून वगैरह बना रखा है, तो दैट इज नोन एज अ पॉलिटिकल एंगल। फिर हमारा आता है ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंगल। ई किसके लिए आता है, ये आता है आपके लिए इकोनॉमिक एंगल। अब ये इकोनॉमिक एंगल क्या होता है कि जो आपको टॉपिक दिया गया है, क्या उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई पॉइंट है जो इकोनॉमी से डिनोट करता है, लाइक जीडीपी से हो गया, इन्फ्लेशन से हो गया, बेरोजगारी से हो गया, या बजट वगैरह से हो गया, क्या वहां से रिलेटेड आपके पास कोई डेटा है, तो ये आप यहां से रिलेट कर सकते हो या फिर रिकॉल कर सकते हो। फिर आता है एस। एस क्या स्टैंड करता है, एस स्टैंड करता है सोशल एंगल, यानी कि जो आप टॉपिक लिख रहे हो, जिसके ऊपर आप ऐसे या रिपोर्ट लिख रहे हो, क्या उसके लिए आपके पास कोई सोशल एंगल है, तो एस स्टैंड फॉर द सोशल। टी क्या करेगा, आप सभी को पता है, टी जो होगा वो टेक्नोलॉजिकल एंगल क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि टी स्टैंड फॉर द टेक्नोलॉजिकल एंगल। अब एल क्या करता है, एल आपका बताता है लीगल एंगल, क्या उसका कोई लीगल एंगल है, कोई आपके पास उसका लीगल एंगल है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, एक पैराग्राफ बना सकते हो। देन हमारा आता है इन्वायरमेंट। देन हमारा क्या आता है, देन हमारा आता है इन्वायरमेंट। अब ये जो इन्वायरमेंटल एंगल है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से एसडीजी गोल जो है वो आपको पता लग जाते हैं। आप वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन सब की बात कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन की बात कर सकते हो, अगर कोई टॉपिक ऐसा है। यानी कि जब भी आपको कोई सा भी टॉपिक मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा अच्छे से दिखे। तो अभी देखो कि सबसे पहले जब भी आपको टॉपिक्स दिखेंगे, समझ में आएंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उन टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है जो आपसे पूछा गया है। जैसे ही आपने वो क्वेश्चन समझा, आपको उस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड फाइंड आउट करके उस कीवर्ड के ऊपर अब आपको सोचने हैं। सोचने में जो भी आपके 4 से 5 पॉइंट आएंगे, उन 4 से 5 पॉइंट को आप कुछ इस तरीके से क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। अब ये 4 से 5 पॉइंट आपको सोचने किस डायरेक्शन में है, उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं पेस्टल टेक्निक, और इसी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, आप उन 4 से 5 पॉइंट को सोच सकते हो, पता कर सकते हो। लाइक अगर मैं वुमेन की बात करूं, तो वुमेन का पॉलिटिकल एंगल
एंगल आप निकाल सकते हो, वुमेन का इकोनॉमिक एंगल आप निकाल सकते हो, वुमेन का सोशल एंगल निकाल सकते हो, टेक्नोलॉजिकल एंगल, लीगल एंगल एंड इन्वायरमेंटल, हर तरीके के एंगल वुमेन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। वुमेन इन अ पॉलिटिक्स है ना, कि पॉलिटिक्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, हालांकि सरकार ने 33% रिजर्वेशन दिया है बट अभी लागू नहीं हो रखा है। तो इस तरीके के आप पॉलिटिकल एंगल यहां से निकाल सकते हो। बहुत सारी चैलेंजेस हैं, जैसे कि प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, वुमेन तो है लेकिन उसके जगह पे रिप्रेजेंट दूसरा कोई कर रहा है। फिर आता है इकोनॉमिक एंगल, वुमेन क्या नहीं है, वर्क फोर्स में उतने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती, दैट इज द इकोनॉमिक एंगल। वुमेन के पास इकोनॉमिक डिसीजन का फ्रीडम नहीं है घर में, दैट इज द इकोनॉमिक एंगल। फिर आता है सोशल एंगल, आप बता सकते हो कि वुमेन को सोसाइटी में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना, कि वुमेन के साथ बहुत सारे टैबू हैं, बहुत सारे वर्क हैं जहां पर वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता है, दैट इज द सोशल एंगल। वुमेन को माना जाता है कि वुमेन घर में रहेगी, काम नहीं करेगी, पैट्रियार्की जो सोच हमारी है, दैट सोच की सोशल प्रॉब्लम है वुमेन के साथ। फिर आती है टेक्नोलॉजिकल एंगल। अब देखो वुमेन के साथ टेक्नोलॉजिकल एंगल क्या है, जैसे स्टेम वाले सब्जेक्ट हो गए, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इन सब फील्ड के अंदर वुमेन की प्रेजेंटेशन कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है। क्यों? क्योंकि वुमेन को माना जाता है कि वुमेन ये सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती। तो दैट इज द टेक्नोलॉजिकल एंगल, जो लिख सकते हो कि वर्क फोर्स में वुमेन की प्रेजेंटेशन कम है क्योंकि यहां पर स्टेम सब्जेक्ट में वुमेन आती ही नहीं है। फिर आता है लीगल एंगल। अगर आप देखोगे तो वुमेन रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं, लेकिन क्या टाइम पर उनका इंप्लीमेंटेशन, टाइम पर उनका डिसीजन आ पाता है? नहीं आ पाता है। मल्टीपल रेप केसेस आर पेंडिंग, मल्टीपल केसेस डाउरी के ऊपर है जो पेंडिंग है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट या कोर्ट जो है वो डिसीजन तो देती है लेकिन काफी लेट से देती है। कानून तो है लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो दैट इज द लीगल एंगल। फिर आती है इन्वायरमेंटल एंगल, जो कि आप सोच के लिख सकते हो। तो देखो इतने सारे, एक टॉपिक के ऊपर इतने सारे पॉइंट आप यहां से जनरेट कर सकते हो। तो दैट इज द टेक्निक जिसको हम बोलते हैं पेस्टल टेक्निक। एंड इस टेक्निक से आपको इजिली 4 से 5 टॉपिक मिल जाएंगे, 4 से 5 आइडियाज आ जाएंगे। अब जैसे ये आइडियाज आते हैं आप फिर लिखना स्टार्ट करते हो। लिखने के लिए अगेन आपको वही फॉर्मेट यूज करना है जो कि मैंने आपको बताया है कौवा वाला, कि पहले कौवे को प्यास लगेगी, फिर वो घड़ा देखेगा, फिर वो पानी में जाएगा, ट्राई करेगा पीने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, वो पी नहीं पाएगा। तो फिर वो आसपास सोल्यूशन देखेगा, फिर उस सोल्यूशन को वो उस घड़े के अंदर पुट करेगा, फिर पानी ऊपर आएगा, फिर उसको वो पिएगा, देन वो सेटिस्फाई होकर उड़ के चला जाएगा। तो इसी तरीके के फ्लो को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब एक चीज और है कि अगर आप सीएपीएफ पेपर 2 दे रहे हो तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आपकी प्लानिंग कुछ ऐसी हो सकती है कि आप कभी भी देखो, आप डेली राइटिंग मिस मत करो, आप राइटिंग करो, ठीक है। आप जैसे भी लिख पा रहे हो ना, अच्छा बुरा खराब जो भी लिख पा रहे हो, मैं हूं ना यार, इस टेलीग्राम पे आ जाओ ना, इस टेलीग्राम पे आप अपनी कॉपी मेरे को शेयर करो, मैं हूं, मैं आपको रिव्यू भी कर दूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा क्या गलतियां कर रहे हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो इस टेलीग्राम पे आ जाओ, यहां से आप डायरेक्टली फीडबैक ले सकते हो मेरे से, या फिर और भी तरीके मैं आपको बता दूंगा खुद से भी फीडबैक लेने का या फिर रिव्यू करने का। संडे के दिन यार टाइम मिलेगा ना, लाइव आ जाएंगे यार, इस पे क्या करना है, एक पर्सन की 2 पर्सन की कॉपी लेंगे, लाइव डिस्कशन कर लेंगे टेलीग्राम के ऊपर ही। तो आओ ना, इस पे, इस चीज पे डिस्कस करते हैं ना, मैं तो हूं आपके लिए। तो आपको करना क्या है कि डेली राइटिंग करनी है, आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो ना तो इससे क्या होता है कि आपको एक फ्लो मिलता है जिस फ्लो में लिखना होता है। एडिटोरियल देखो, मैं एडिटोरियल पढ़ता हूँ और आगे भी पढ़ूंगा, क्योंकि इसलिए पढ़ता हूँ, मेरे को मजा नहीं आता एडिटोरियल पढ़ने में, सच अ बोरिंग थिंग यार। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, किसी की वीडियो प्ले करके देख लूंगा, क्योंकि मॉडर्न पर्सन है हम, ठीक है, मॉडर्न जमाने के लोग हैं, मॉडर्न सोल्यूशन है हमारे पास। लेकिन क्या होता है, स्टोरी टेलिंग तो आपकी वीडियो से अच्छी हो जाएगी, जो कि काफी हद तक मैंने सुधारी भी है अपनी स्टोरी टेलिंग। लेकिन क्या है कि जब आप लिखने बैठते हो ना तो आप उस चीज को लिखोगे कैसे, ये कई बार ब्लैंक हो जाता है। लेकिन जब हम एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं ना तो साथ में हमारा माइंड प्रोसेस कर रहा होता है कि हमें लिखना कैसे है, एंड हमें स्ट्रक्चर पता लगता है। तो एडिटोरियल इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, एडिटोरियल आप पढ़ा करो, खास करके जो राइट साइड में एडिटोरियल होता है ना वो उसको तो अच्छे से पढ़ा करो, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है। लेकिन लेफ्ट राइट क्या ही यार, पढ़ना है तो पढ़ना है, जो एडिटोरियल आपको अच्छा लगे पढ़ो। फिर उस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद जो भी आपने आंसर लिखे हैं उस आंसर को आप रिव्यू करो, आप एक बार चेक करो कि जो आपने लिखा है उसके अंदर आपने करेक्ट फ्लो लिखा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि जो चीज़ पहले आनी चाहिए थी वो आपने बिल्कुल बाद में लिख दी है, और जो चीज़ बाद में आनी चाहिए थी वो पता लगा इंट्रो में लिख दिया है, तो ऐसा तो नहीं किया है ना। तो आप एक बार अपने आंसर को रिव्यू करो, फिर आपको लगता है तो आप मेरे को शेयर करो, फिर आप ट्राई करो कि आप अपनी क्लैरिटी को, जो आपको गलत लग रहा है उसको इंप्रूव करो। तो धीरे धीरे जब आप ये सारे काम करोगे ना, तो कहने का मतलब क्या, देखो राइटिंग वही बता रहा हूँ ना कि टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और सीखी
जा सकती है। और सीखने के लिए बिल्कुल 5 से 10 महीने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 से लेकर के 10 दिन तक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, आप आसानी से सीख लोगे यार। 2-3 हफ्ते में लोग सीख जाते हैं लिखना। फिर आता है उसको ऐसे रिपोर्ट एंड आर्गूमेंट कैसे लिखते हैं उस पे। और जिनको लिखना आता है ना यार, नो मैटर आपके पास कितना नॉलेज है, अगर आप लिखना जानते हो ना, तो एक छोटी से छोटी चीज़ को भी इतने अच्छे से लिख दोगे। वही होता है ना कि आपको पिरोना आना चाहिए। एक मोती को भी आप धागे में इतने अच्छे तरीके से पिरो सकते हो कि उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। और आपके 100 मोती भी हो ना, पिरोना ना आए तो मोती बस ऐसे बिखरे ही पड़े होंगे। तो दैट इज़ द थिंग्स जो कि आपको सीखनी है। और ये स्किल आप तभी सीखोगे जब प्रैक्टिस करोगे। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, आई होप कि आपको क्लियर रही होंगी। इंस्टाग्राम है ये मेरा, यहाँ पर आ जाना, ठीक है, और फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी यार मैं वीडियो डालता हूँ रिलेटेड अपने CAPF पेपर 2, या फिर कोई करंट अफेयर के अंदर न्यूज़ वगैरह रहती है जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने पेपर 2 के अंदर, ठीक है ना। तो उस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह रील के माध्यम से अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हो। एंड फर्दर यहाँ पर भी अपनी कम्युनिटी होनी चाहिए ना, तो उसको आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगेन वीडियो को ख़त्म करते टाइम यही बोलूँगा, राइटिंग इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश, इट इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग योर थॉट विद क्लैरिटी। तो राइटिंग कभी मत डरना कि इंग्लिश का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके दिमाग में जो है ना, वो चीज़ आप सामने वाले को बता पा रहे हो, दैट इज़ द राइटिंग। क्योंकि आप वहाँ पर बोलने के लिए नहीं होगे, नो मैटर आपके पास कितना नॉलेज है। मैटर ये करेगा कि आपने वो नॉलेज लिखा है कि नहीं लिखा है, और लिखा है तो क्या इस तरीके से लिखा है कि सामने वाला समझ पा रहा है ना। क्योंकि वहाँ पर आप नहीं, आपकी कॉपी बोलेगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि राइटिंग इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश, इट इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग योर थॉट विद क्लैरिटी। तो दैट इज़ द सेशन जो कि मुझे लगता है कि ये उन हर एक एस्पायरेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो कि स्टार्ट कर रहे हैं अपनी राइटिंग को। देखो, ऐसे रिपोर्ट आर्गूमेंट हर कोई सिखा देगा, लेकिन लिखना कैसे है ये कोई नहीं सिखाएगा। बट मुझे जितना आता था और जिस तरीके से आता था मैंने आपको बताया है। अगर समझ में नहीं आया तो भी आप बता सकते हो, समझ में आ गया तो भी आप बता सकते हो, किसी पॉइंट पे कोई डाउट है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का आंसर करूंगा, और इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप शेयर करो दूसरे एस्पायरेंट तक, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो आई होप एंड आई बिलीव कि आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जिस प्रॉब्लम में, जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है, जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुए, मैं आपको चाहे तो कॉल पे समझाऊं, चाहे आपको टेक्स्ट करके समझाऊं, चाहे तो मैं आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी समझाऊं, लेकिन समझाऊंगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है, वो कर देते हो, थैंक यू।